हेलो बच्चों, UP21 क्लास में आप सभी का स्वागत है। और सभी को जानकारी होगी कि यूपी पुलिस की वैकेंसी की जो डेट है, एग्जाम की डेट, वो आ चुकी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो पेपर की जो डेट है वो 17 और 18 क्लियर हो चुकी है। सभी को पता चल चुका है कि इन दोनों दिनों में जो है यूपी पुलिस का एग्जाम कराया जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है यूपी पुलिस के संबंधित, UPGS से संबंधित कुछ प्रैक्टिस सेट है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं मैं कि ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा जो है तुम्हारे लिए लाभकारी होंगे। इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखें और हर क्वेश्चन को पकड़ने का, उसके सही आंसर को देखने का कोशिश करा जाए, जिससे क्या होगा कि बेहतर से बेहतर करने की, यानी अंतिम समय की जो तैयारी है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और इस अंतिम समय में कुछ गिने चुने क्वेश्चनों के साथ में हर टॉपिक वाइज हम लोग जो है पहुंचा रहे हैं आप तक इस वीडियो को। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के लिए। देखो, ये UPGS का कंटेंट है, सिर्फ इसमें UPGS की मिलेंगी, बाकी क्लासेस चैनल के और वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, UPGS में अगर हम बात करें तो पहला आज का क्वेश्चन है जो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, वो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास को लेकर के। तो इतिहास से शुरुआत करी जाएगी और ये उत्तर प्रदेश की जो पहली आज वीडियो है वो उत्तर प्रदेश के इतिहास से ही संबंधित है। पहला क्वेश्चन है बेटा, बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? बात करते हैं बेलन घाटी संबंधित कहां से है। तो ध्यान रखना, जो बेलन घाटी संबंधित है वह है बेटा हमारे उत्तर प्रदेश के इतिहास से। यानी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो प्राग ऐतिहासिक काल है, यानी कि इतिहास को हम लोगों ने कितने भागों में बांट रखा है। इतिहास की बात करें तो 3 भागों में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। कौन कौन से, ये समझ लो। सबसे पहला हमारा होता है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा होता है? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा होता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो इतिहास का हम खंड पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल। कौन सा बेटा? ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो अगर बात करी जाए बेलन घाटी किससे संबंधित है, तो जो बेलन घाटी है वो हमारे जो है प्राग ऐतिहासिक काल संबंधित है। और प्राग ऐतिहासिक काल में ही हम लोग जो है पाषाण काल का वर्णन करते हैं। और ये बेलन घाटी कहीं ना कहीं पाषाण काल से ही संबंधित है। बेलन घाटी की बात करी जाए तो इसके साथ साथ लोहंदा नाला क्षेत्र पड़ता है इस बेलन घाटी से। यहां से हमें जो है पाषाण उपकरण जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में की गई? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रोफेसर GR शर्मा। कौन थे? प्रोफेसर GR शर्मा। और प्रोफेसर GR शर्मा के नेतृत्व में क्या की गई? बेलन नदी घाटी की खुदाई की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, बेलन नदी घाटी किस समय संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। और प्राग ऐतिहासिक काल में भी बात करें तो पुरापाषाण काल से। किससे? पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, खुदाई किसने कराई इसकी? तो ध्यान रखना है, प्रोफेसर GR शर्मा के द्वारा इसकी क्या कराई गई थी? खुदाई कराई गई थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य कहां मिले हैं? देखो, बात जो हो रही है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर के हो रही है। तो मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? सबसे ए ऑप्शन है हमारा संकिसा से, श्रावस्ती से, सराय नाहर राय से, या फिर कौशाम्बी से। सही आंसर की बात करिए बेटा, तो इसमें सही आंसर जो होगा वह होगा हमारा सराय नाहर राय। क्या होगा? सराय नाहर राय। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हमारा मध्य पाषाण काल है, कौन सा है? मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिलते हैं हमारे लिए? सराहर नाहर राय जगह जो है वहां से प्राप्त होते हैं। देखो, मध्य पाषाण काल की बात करें तो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक की बात करें तो इसको 3 हमने पाषाण युग के रूप में बांटा है। और पाषाण युग की बात करें तो पाषाण युग को भी 3 भागों में पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक है हमारा पुरापाषाण काल। कौन सा है? पुरापाषाण काल। दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल। और तीसरा है हमारा नव पाषाण काल। कौन सा है? नव पाषाण काल। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा कि मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? सराय नाहर राय से प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाणिक काल के किस स्थान से सींग के आभूषण या साक्ष्य मिले हैं। यानी सींग के आभूषण या कह सकते हैं सींग के जो आभूषण बनाए जाते थे उनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नंबर 1 मेजा से, दूसरा सरायनहार से, लेखिए से और महदाह से। यानी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। सही बात अगर हम करें तो जो मध्य पाषाण कालीन में जो है सींग के उपकरण बनाए जाते थे। और भारत में अगर हम उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो आज के समय में एक जगह मशहूर है जिसको हम सब लोग जानते हैं, एक जिला है उत्तर प्रदेश का संभल। कौन सा जिला है बेटा? संभल जिला है। और संभल में आज के समय में क्या बनाए जाते हैं? सींग के उपकरण बनाए जाते हैं, सींग के आभूषण उपकरण वगैरह जो है बनाए जाते हैं, सींग के आभूषण तैयार किए जाते हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश के संभल जिले में। और अभी यहाँ की जो कलाकृतियां हैं इनको जो है जीआई टैग भी मिल चुका है। यानी सींग निर्मित जो उपकरण है, जो वस्तुएं हैं, उनके लिए जीआई टैग भी दिया गया है अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के संभल के उद्योग के लिए। बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल में कहां से मिले, तो ध्यान रखना है हमारे लिए जो मध्य पाषाण काल में प्राप्त होते हैं वह प्राप्त होते हैं महदाह से। कहां से प्राप्त होते हैं बेटा? ध्यान रखेंगे, महदाह से ही हमें क्या प्राप्त होते हैं? सींग के आभूषण। कौन से काल के? मध्य पाषाणिक काल के समय में सींग के आभूषण कहां से प्राप्त हुए? तो महदाह से हमें सींग के आभूषण प्राप्त होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्रश्न दोबारा सुनो। नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहली बात करते हैं प्रयागराज, जिसको हम इससे पहले किस नाम से जानते थे? इलाहाबाद के नाम से। किसके नाम से? इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे। दूसरी जगह है सोनभद्र, तीसरी जगह है प्रतापगढ़, या फिर ये सभी। ठीक है, तो अगर ये हमें इसकी बात करी जाए तो प्रयागराज, सोनभद्र और प्रतापगढ़ ये तीनों ही जगह ऐसी हैं जहां से हमें नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। जब तीनों जगह से प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब है कि आंसर डी वाला क्या होगा हमारा? सही होगा। यानी कि ये सभी जगह हैं जहां से हमें नवपाषाण कालीन स्थल जो है वो या साक्ष्य जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाण कालिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न दोबारा सुनो बेटा। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाण कालिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि किन स्थलों से धान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो एक जगह है जिसको हम सब लोग जानते हैं कोल्डी हवा के नाम से। किसके नाम से? कोल्डी हवा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कोल्डी हवा से ही हमें क्या प्राप्त होते हैं? धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ धान की जगह हम लोग चावल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी प्रश्न पत्र में पूछा जाए कि चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोल्डी हवा से। चाहे वे धान के बारे में पूछे और चाहे वे चावल के बारे में पूछे, दोनों की बात करी जाए तो दोनों कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोल्डी हवा नामक स्थान से ही दोनों जगह हमें जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति अगर छप गया है। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस राज्य से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है? किस राज्य से प्राप्त हुए हैं। पहला है किस राज्य के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? प्रयागराज, मेरठ, मिर्जापुर या प्रतापगढ़। ठीक है, ऑप्शन 4 है हमारे पास, प्रयागराज, मेरठ, मिर्जापुर या फिर प्रतापगढ़। ठीक है, तो कौन सी संस्कृति की पूछ रहा है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति। कौन संस्कृति बेटा? ताम्रपाषाणिक संस्कृति के। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो प्राप्त होते हैं, यानी कि हम बात करते हैं तो ताम्रपाषाण कालीन लोह युगीन संस्कृति है, उनसे पहले ताम्रपाषाण कालीन आई। और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के जो हमें साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेरठ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेरठ से प्राप्त होते हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के क्षेत्र या फिर साक्ष्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता का पश्चिम
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुरा स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, चलो जानते हैं। पहले सैंधव सभ्यता को थोड़ा सा जाने। सैंधव सभ्यता की बात करी जाए तो इसको सेंटर अगर हम माने तो ये क्षेत्र हमारा पड़ता है पूर्व का। कौन सा पड़ता है? पूर्व का। और पूर्व में एक जिला है उत्तर प्रदेश का जिसको हम सब लोग जानते हैं मेरठ के नाम से। किसके नाम से? मेरठ। और मेरठ की बात करें तो मेरठ में एक जगह पड़ती है जिसको हम सब लोग जानते हैं आलमगीरपुर के नाम से। आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर को ही क्या माना गया है? सिंधु सभ्यता का। इसको यानी आलमगीरपुर को ही क्या माना गया है? सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल माना गया है। बात करते हैं किस नदी के किनारे है, तो आलमगीरपुर के पास नजदीक होकर के एक नदी बहती है। ठीक है, और इस नदी की अगर हम बात करें तो इस नदी को हम लोग जानते हैं हिंडन नदी के नाम से। किसके नाम से बेटा? हिंडन नदी के नाम से इस नदी को जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे आलमगीरपुर के नजदीक कौन सी नदी है, तो ध्यान रखेंगे हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर बसा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा? हिंडन नदी। कौन सा? हिंडन नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? ठीक है, ऑप्शन एक है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है आलमगीरपुर और चौथा है हुलास। कौन सा है चौथा? हुलास। देखो अगर कालीबंगा की बात करें और लोथल की बात करें तो ये दोनों ही हमारे प्रदेश से बाहर है। ठीक है, यानी कि दोनों ही हमारे देश में प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। आलमगीरपुर की बात हुई, ये आलमगीरपुर क्या है? सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल है। ठीक, साथ ही साथ बात करें आलमगीर के नजदीक एक जगह पड़ती है हुलास, और ये भी कहाँ है? हमारे यूपी में। यानी आलमगीरपुर, किसकी बात करें हम लोग? आलमगीरपुर और हमारा हुलास, ये दोनों ही कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। इसका मतलब पहला ऑप्शन है हमारा 1, 2, 3 और 4 गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है 2 और 3, लोथल नहीं है हमारे यहाँ, आलमगीरपुर है, तो ये भी गलत हो गया। आलमगीरपुर तीसरा और चौथा, आलमगीरपुर भी है और हुलास भी है, तो हमारा डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है रामायण कथा में वर्णित कौशल, यानी जिसको अयोध्या के नाम से आज जानते हैं, राज्य का संबंध किस राजवंश से था? ठीक है, देखो चलो बात करते हैं। यानी कि जो आज के समय में अभी सब लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को क्या हुआ है? 22 जनवरी को राम मंदिर में क्या हुआ? राम मंदिर का कह सकते हो उद्घाटन हुआ है, और साथ ही साथ राम जी की मूर्ति की जो है वो क्या हुई है? प्राण प्रतिष्ठा हुई है। क्या हुई है? प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है, संपन्न कराई गई है, और सभी देशवासियों के लिए और जो भी इस दुनिया पर संसार पर लोग रहते हैं उन सभी के लिए रामलला का दरबार अब जो है दर्शनार्थियों हेतु खोल दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं कि अयोध्या किस वंश से संबंध था, या जो कौशल था वो किस राज्य का संबंध किस राजवंश से हुआ करता था? तो राजवंश की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक वंश शासन करता था जिसको हम सब लोग जानते हैं इक्ष्वाकु वंश के नाम से। किसके नाम से? इक्ष्वाकु वंश के नाम से। तो ध्यान रखना, कौशल किस वंश से संबंधित हुआ करता था? कौशल इक्ष्वाकु वंश से संबंधित हुआ करता था। ठीक है, सब लोग ध्यान रखेंगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विद्यमान 16 महाजनपदों में से, कितने महाजनपदों में से? 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे? ठीक है, प्रश्न दोबारा सुन लो। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विद्यमान 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे? ठीक है,
सबसे पहले बात करी जाए ऑप्शन ए के हमारा 8, 9, 10, 11। ध्यान रखेंगे बेटा, हमारे उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हुआ करते थे? 8 महाजनपद। कितने महाजनपद? 8 महाजनपद जो है हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। ठीक है, 8 महाजनपदों की अगर हम बात करें कि कौन कौन से महाजनपद हमारे यहाँ रहे हैं या उत्तर प्रदेश में रहे हैं, तो मैं सारे के सारे एक एक करके नाम लिख देता हूं। सबसे पहला आता है कुरु महाजनपद। कौन सा बेटा? कुरु। यानी कुरु महाजनपद कहाँ था? जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में इसमें हुआ करता था। दूसरा हुआ करता था पांचाल। ठीक है, पांचाल के साथ साथ जुड़ा होगा पांचाली का नाम। ठीक है, पांचाली जो थी, द्रौपदी जो थी पांचाल की रहने वाली थी। इसी कारण से राजा द्रुपद की पुत्री जो द्रौपदी थी, इनको क्या कहा जाता था? पांचाली भी कहा जाता था। अगला जो राजवंश था तीसरा, वो था सूरसेन। कौन सा था? सूरसेन। ठीक है, तो तीसरा कौन सा हो गया? सूरसेन हो गया। चौथे की बात करें तो अगला था वत्स। कौन सा था? वत्स। यानी चौथे नंबर का जो क्षेत्र था या महाजनपद था वो कौन सा था? वत्स हुआ करता था। और इसका राज भी भारत में के जो उत्तर प्रदेश है इसमें लगा करता था। अगला था कौशल। कौन सा महाजनपद था बेटा? कौशल महाजनपद का राज भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लगा करता था। छठे की बात करें तो छठा है मल्ल। कौन सा है? मल्ल महाजनपद भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लगता था। इसके साथ साथ अगला है सातवां काशी और आठवां है चेंदी। कौन सा है? चेंदी। ठीक है, तो चेंदी की बात करें टोटल कितने हुए? 8 महाजनपद हुए। तो इसी कारण से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पांचाल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? प्रश्न दोबारा, पांचाल, अभी पांचाली की बात करी मैंने, उसी पांचाल से संबंधित है कि पांचाल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी या इनमें से कौन थी। ठीक है, अगर बात करें पांचाल महाजनपद की राजधानी, तो आज के समय में एक जगह है बरेली, जो है उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बरेली। और बरेली जिला में एक तहसील पड़ती है, उसका नाम है आंवला। इसको फिलहाल जिला बनाने के लिए पूर्ण रूप से घोषित किया गया है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है। बरेली में एक जिला है आंवला, और आंवला जिले में एक जगह पड़ती है जिसको हम सब लोग जानते हैं रामनगर के नाम से। ठीक है, रामनगर के नाम से। रामनगर की बात करिए तो रामनगर को जो है एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है अहिक्षेत्र। ठीक है, अहिक्षेत्र नाम भी रामनगर का रखा गया है। प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में इस रामनगर में, इस अहिक्षेत्र वाली जगह पर एक राजवंश हुआ करता था जिसको हम सब लोग जानते हैं पांचाल के नाम से। किसके नाम से? पांचाल राजवंश के नाम से। और पांचाली क्या होती थी? इसकी राजधानी अहिक्षेत्र होती थी। यानी पांचाल राज्य जो था उसकी राजधानी क्या थी? अहिक्षेत्र थी। इस अहिक्षेत्र की बात करें, इस रामनगर की बात करें तो ये रामनगर सिर्फ महाजनपद काली नहीं बल्कि जैन धर्म के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। क्या है? जैन धर्म के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और ये जो है उनका क्या है? जैनी लोगों का या जैन धर्म के समुदाय का तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पांचाल महाजनपद की राजधानी कौन सा थी? अहिक्षेत्र जो थी वो पांचाल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? प्रश्न दोबारा सुनो बेटा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? देखो, आज के समय में बात करें तो एक जगह है, एक जिला है उत्तर प्रदेश का जिसको हम सब लोग जानते हैं मथुरा के नाम से। किसके नाम से? मथुरा के नाम से। और मथुरा ही जो थी वो क्या थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो ध्यान रखेंगे, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? प्रश्न दोबारा सुनो बेटा, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी? देखो, श्रावस्ती की बात करें तो एक साम्राज्य हुआ करता था जिसको हम जानते हैं कौशल के नाम से। यानी एक महाजनपद हुआ करता था जिसको हम सब लोग कौशल के नाम से जानते हैं। और कौशल की बात करी जाए तो कौशल ही किसकी राजधानी? कौशल की राजधानी क्या हुआ करती थी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती। क्या वस्ती हुआ करती? श्रावस्ती जो है कौशल की या कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। ध्यान रखना इसको बहुत ज्यादा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? प्रश्न दोबारा सुनो बेटा, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी?
तो उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद हुए और 8 महाजनपदों में एक महाजनपद था जिसको हम सब लोग जानते हैं मल्ल महाजनपद के नाम से या मल्ल गणराज्य के नाम से। और मल्ल की ही राजधानी क्या हुआ करती थी? कुशीनगर हुआ करती थी। क्या होती थी बेटा? कुशीनगर जो है वो यहाँ की क्या थी? राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जैन एवं बौद्ध धर्म का उद्यान किस सदी में हुआ? यानी जैन और बौद्ध धर्म जो थे वो किस सदी में जो है शुरुआत हुई, या कह सकते हैं कि उनका जो उदय था वो किस सदी में हुआ था। अगर इन दोनों की सदी की बात करें तो दोनों की सदी है वो है 6ठी शताब्दी। कौन सी है बेटा? 6ठी शताब्दी में ही क्या हुआ था? दोनों का जो है उदय हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ध्यान रखेंगे जैन धर्म जिनके प्रणेता कौन माने गए हैं? जैन धर्म के हैं महावीर स्वामी। ठीक है, कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है भाई, बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रमुख व्यक्ति हैं गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जैन धर्म के प्रमुख व्यक्ति महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो बौद्ध धर्म के प्रमुख व्यक्ति थे वो गौतम बुद्ध हुआ करते थे। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। क्या हुए? 24 तीर्थंकर हुए और 24 में ये सबसे अंतिम थे, या कह सकते हैं 24वें तीर्थंकर कौन हुए इस धर्म में? महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में जो है शिक्षाएं दी, 4 शिक्षाएं इनसे पहले वाले तीर्थंकर ने दी और इन्होंने एक जो है अपने 5 शिक्षाएं दी। तो जैन धर्म की बात करी जाए तो जैन धर्म में टोटल 5 शिक्षाओं की बात की गई है। किसकी बात की गई है? 5 शिक्षाओं की बात की गई है। ठीक है, चलो तो ध्यान रखेंगे किसकी राजधानी थी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय किस सदी में हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जिनका नाम क्या मिलता है? पार्श्वनाथ मिलता है, का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ? यानी प्रश्न यह पूछना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्श्वनाथ का यानी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर को। तो जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर की बात करी जाए तो इनका जन्म जो माना जाता है वो कहाँ का माना जाता है? वाराणसी का। कहाँ का माना जाता है बेटा? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ का माना जाता है? वाराणसी का माना जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर पैदा हुए थे? ये वाराणसी में पैदा हुए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत दिल जो जान से जुट जाओ। इस समय बहुत ही कम समय बचा हुआ है और देखो अपनी जिंदगी को बनाने के लिए इस महत्वपूर्ण समय का जरूर सदुपयोग करो। कुछ समय हो सकता है पीड़ा हो, जगना पड़ जाए, रातों रात जो है बिताने पड़ जाए पढ़ते 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 पढ़ते, लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा तो खुशी इससे बहुत ज़्यादा होगी, बहुत अपार होगी। कुछ नहीं तो अपने माँ बाप के बारे में सोचो जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर कर लगे हुए हैं कि कैसे भी हमारा बच्चा क्या हो जाए, कामयाब हो जाए। और उसके बाद भी अगर तुम मेहनत नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें सोचने की, विचारने की क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए जो है दिन रात लगा करके लग जाओ। बस ये कुछ दिन बचे हैं, 17-18 दिन। इन 17-18 दिनों में इतना प्रयास करो कि दुनिया जो है तुम्हारे लिए देखने को मजबूर हो जाए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु को लेकर बात की जा रही है कि महात्मा बुद्ध की यानी कि इनको जो बौद्ध धर्म होता है इसमें मृत्यु को प्राप्त करने के लिए क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या नाम किया गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ वह हुआ था कुशीनारा में। कहाँ पर हुआ था? कुशीनारा में जो है वो इनको जो है क्या प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु से। किससे मतलब है? मृत्यु से। निर्वाण प्राप्त होना यानी ज्ञान की प्राप्ति। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हो जाना, उसको क्या गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी। यानी प्रश्न यही पूछना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा स्थान था जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान दिया था? किसकी बात करी जा रही है? महात्मा बुद्ध की। तो महात्मा बुद्ध की बात करें बेटा, महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया वो दिया था सारनाथ में। कहां पर दिया था?
सारनाथ में। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है कुशीनगर, दूसरा है संकिसा, तीसरा है सारनाथ और चौथा है श्रावस्ती। तो ध्यान रखेंगे सारनाथ ही क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। यानी उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, और यहीं से अपनी कार्यविधि की क्या रख दी थी, नींव रख दी थी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर से कुषाणकालीन सिक्के, अभिलेख एवं मूर्तियां प्राप्त होती हैं। यानी कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का, कौन सा जिला है जिससे कुषाणकालीन साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कुषाण काल की जानकारी, कुषाण काल के स्रोत हम लोग को कहां से मिलते हैं। देखो, कुषाण वंश की बात करी जाए तो कुषाण वंश के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जगह रही, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण जो ठिकाना था वह था मथुरा। ठीक है, क्या था, मथुरा। और मथुरा में ही जो है यहाँ पर कला शैलियां विकसित हुई, और इसी कारण से हमें जो है कुषाणों ने अपनी इसको राजधानी बनाया, और जो है इसी कारण से हम लोग को कुषाणकालीन सिक्के, अभिलेख और मूर्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, इन तीनों की बात की जाए तो इन तीनों को रखा जाता है वो पुरातात्विक साक्ष्यों में रखा जाता है। किसमें, पुरातात्विक साक्ष्य में। ठीक है, यानी जो हम बात करें तो हमें जो कुषाणकालीन पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मथुरा से प्राप्त होते हैं। यानी कुषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण जो जगह हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, मथुरा हुआ करती थी, और मथुरा से ही हमें इसकी साक्ष्य जो है मिलते हैं, क्योंकि जहां भाई महत्वपूर्ण जगह होगी वहीं से तो साक्ष्य मिलेंगे। अब आज के समय में बात करी जाए कि आगे जाके खोज हो कभी कि दिल्ली में बहुत ज्यादा जो है साक्ष्य मिल रहे हैं, तो क्यों मिलेंगे, क्योंकि कहीं महत्वपूर्ण जगह इसीलिए तो मिल रहे हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं इनकी राजधानी थी, और यहीं पर इनके सबसे ज्यादा प्रमाण या साक्ष्य जो है देखने को मिले। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न अगला है, निम्न में से किस राजवंश का संबंध मगध साम्राज्य से नहीं था। यानी ये पूछना था इनमें से कौन सा ऐसा वंश था जिसका संबंध मगध साम्राज्य से नहीं हुआ करता था या नहीं था। सबसे पहला वंश है हर्यक वंश। कौन सा वंश, हर्यक वंश। दूसरा वंश है शिशुनाग वंश। कौन सा वंश, शिशुनाग वंश। अगला है शुंग वंश, और अगला उसके बाद है घनानंद। देखो, घनानंद की बात करी जाए तो घनानंद का अंतिम वो नंद वंश, और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। ठीक है, और घनानंद के यहीं एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त को हम लोग दूसरे नामों से जानते हैं जैसे चाणक्य। देखो, घनानंद ने विष्णुगुप्त या चाणक्य की एक बार बहुत ज्यादा बेइज्जती की, और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिला, किसके साथ में, विष्णुगुप्त। यानी इन्होंने, विष्णुगुप्त ने, चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं अपना बदला नहीं लूंगा तब तक इसे छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद अंतिम परिणाम यह हुआ कि चाणक्य को मिले चंद्रगुप्त, और दोनों ने मिलकर मगध साम्राज्य में किसकी नींव रख दी, मौर्य वंश की नींव रखी। और किसको हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया घनानंद के लिए, और इस नंद वंश का क्या कर दिया था, सर्वनाश कर दिया था। क्या कर दिया था, नंद वंश का सर्वनाश कर दिया था। किसके द्वारा हुआ सर्वनाश, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि घनानंद को किसने पराजित किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद को पराजित किया था। ठीक है, चलो हर्यक वंश की बात करते हैं। तो हर्यक वंश को एक दूसरा नाम दिया जाता है पितृहंता वंश। क्या नाम दिया था, पितृहंता वंश, क्योंकि इसमें जो वंशज हुए उन्होंने अपने अपने पिताजी की राज को हड़पने के लिए क्या कर ली थी, उसको हड़पने के लिए, कैसे उस पर अधिकार करने के लिए अपने अपने पिताजी की हत्या कर दी थी। इसी कारण से इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश की जो स्टार्टिंग करी है, शुरुआत करा, प्रारंभ करा, वह शिशुनाग ने ही करा था। किसने करा था, शिशुनाग ने करा था। यानी इसकी शुरुआत करें तो बिंदुसार से शुरुआत मिलती है, ये इस वंश का शासक हुआ करता था, और इसी कारण से जो है शिशुनाग वंश की नींव रखी थी, और तभी से शिशुनाग वंश मगध पर साम्राज्य कर रहा था। लेकिन एक वंश है जिसका नाम है शुंग वंश। इस शुंग वंश का ही जो है शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश की बात करी जाए तो शुंग वंश ही एक ऐसा वंश था जिसको जो मगध साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था। क्या था, मगध साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था। कौन सा वंश, शुंग वंश। कौन सा वंश था, शुंग वंश जो है मगध साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न दोबारा देखो बेटा, पुष्यमित्र शुंग ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया।
पुष्यमित्र शुंग की बात करी जाए तो पुष्यमित्र शुंग ने एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था विदिशा। क्या हुआ करता था? विदिशा। ये कौन से वंश से संबंधित है? ये शुंग वंश, यानी पुष्यमित्र किस वंश से संबंधित है? शुंग वंश से संबंधित है। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? विदिशा को ही अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। ध्यान रखना, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी किसे बनाया? विदिशा को बनाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी ये पूछा जा रहा है कहां से प्राप्त हुआ है। यानी अशोक जो स्तंभ है उस पर हरिसेन ने जो समुद्रगुप्त लिखा है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी है, वो कहां से प्राप्त होती है। पहले बात करते हैं प्रशस्ति लेख होते क्या है। ठीक है, बात करते हैं प्रशस्ति लेख होते क्या है। प्रशस्ति लेख, देखो प्रशस्ति की बात करी जाए तो प्रशस्ति जो है किसी भी राजा के लिए, या कह सकते हैं राजा की तारीफ में लिखी गई जो लाइंस होती हैं, कह सकते हैं कविताएं होती हैं, गद्य पंक्तियां होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। वो लिखी हुई रहती हैं, इसलिए उनको कह सकते हैं प्रशस्ति लेख। यानी राजा की तारीफ में, बड़ाई में चर्चाएं की जाती थी, उन्हीं को हमने क्या नाम दिया? प्रशस्ति का नाम दिया। और एक चीज और है, जितने भी ये लेखों ने लिखी है वो ज्यादातर उन राजाओं को क्या हुआ करते थे? राज कवि हुआ करते थे। और राज कवि कोई भी रखा कि अपने राजा की बुराई करेगा? नहीं। तो अपने राजा की जो बढ़ाई करते थे, अच्छाई करते थे, वह उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रशस्ति लेख कहते हैं। प्रश्न है, अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख कहां से प्राप्त होता है या कहां से प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखना, एक जगह जिसको हम आज के समय में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, या पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। ठीक है, और यहां से ही क्या प्राप्त हुआ है? यहां से ही हमें जो है समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या प्राप्त होता है? समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख यहां से प्राप्त होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देखो गुप्त कला की बात करें तो गुप्त समय में, यानी गुप्तकालीन में समय में जो वास्तुकला थी वो बहुत ही ज्यादा चरमोत्कर्ष पे थी, या बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हुआ करती थी। और इसकी बात करी जाए, यानी वास्तुकला की बात करी जाए, गुप्तकालीन समय की बात करी जाए, तो गुप्तकालीन समय में अगर हम देखते हैं तो गुप्तकालीन समय में जो हमें दशावतार मिलता है वो मिलता है कहाँ से? मिलता है कौशाम्बी से। ठीक है, सॉरी देवगढ़ से। ठीक है, देवगढ़ झांसी जो है वहां से हमें क्या प्राप्त होता है? दशावतार मंदिर प्राप्त होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का राजा था? ठीक है, देखो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का राजा था? पहले बात आती है, देखो एक जगह पड़ती है हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में, जिसका नाम है थानेश्वर। थानेश्वर, इसको थानेश्वर भी कहा जाता है और इसको थानेश्वर भी कहा गया है। ठीक है, और इसकी बात करी जाए, यानी कि हर्षवर्धन की बात की जाए, तो यहां पर शासक हुआ करता था थानेश्वर में वर्धन वंश का। किसका राज हुआ करता था? वर्धन वंश का। वर्धन वंश। ठीक है, और वर्धन वंश की बात की जाए तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था पुष्यभूति, उसने ही इस वंश की क्या करी थी? स्थापना की थी। लेकिन अगर वर्धन वंश में हर्षवर्धन की बात की जाए तो हर्षवर्धन दो भाई थे, और इनकी जो बहन थी उनकी शादी हुई थी कन्नौज में। कहां पर हुई थी? कन्नौज में। लेकिन हूणों के आक्रमण के समय, किसके समय में? हूणों के आक्रमण के समय में इनके जो बहनोई थे वो क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए, कह सकते हैं वीरगति को प्राप्त हो गए। जब हूणों के द्वारा इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तो हर्षवर्धन पे एक जिम्मेदारी आई, किसके संभालने के लिए? अपने बहन के साम्राज्य को संभालने के लिए, और साथ ही साथ अपने साम्राज्य को संभालने के लिए। लेकिन कन्नौज की बात की जाए तो जब इनको हर्षवर्धन को लगा कि कहीं ना कहीं दोनों जगह को एक साथ संभालना बड़ा कठिन काम हो गया है, तो हर्षवर्धन ने क्या करा? हर्षवर्धन ने थानेश्वर को छोड़ के कहां पहुंच गए? ये कन्नौज पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? कन्नौज पहुंच गए, और कन्नौज में ही राज करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व कहां के शासक हुआ करते थे? थानेश्वर के। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के समय कौन कन्नौज कहलाता था? क्या कहलाता? देखो दोबारा सुनो, हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था। कन्नौज की बात करी जाए अगर हर्षवर्धन के समय, तो कन्नौज बहुत ही ज्यादा समृद्धशाली नगर था। कैसा नगर था? समृद्धशाली, यानी बहुत ही ज्यादा समृद्ध हो चुका था,
जो अगर बात करें कन्नौज की स्थिति को अगर हम देखें तो जो स्थिति किसी समय मगध साम्राज्य की हुआ करती थी, यानी मगध साम्राज्य इस समय उत्कर्ष पे था, मगध में पाटलिपुत्र की बात कर लें चाहे तो मगध में जो स्थिति पाटलिपुत्र की हुआ करती थी वही स्थिति हर्षवर्धन के समय कन्नौज की हो गई थी। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कन्नौज में बनाई, जिसकी वजह से कन्नौज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, प्रसिद्ध हुआ। और इसी कारण से एक चीनी यात्री ने आकर के इसको क्या कहा है? इसको कहा है महोदय श्री। क्या कहा है? महोदय श्री, महोदय श्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसके लिए महोदय श्री कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? कन्नौज के लिए महोदय श्री कहा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं था? देखो, कन्नौज की अगर हम बात करी जाए मुख्य रूप से, तो कन्नौज में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ क्यों, पहले ये समझते हैं। देखो, अभी हमने बात करी जो कन्नौज है क्या है? बहुत ही ज्यादा समृद्धशाली शहर है। और जब कोई बहुत ही ज्यादा समृद्धशाली शहर होता है और उसकी केंद्रीय सत्ता का जो व्यक्ति होता है वो खत्म हो जाता है, यानी इस पर राज अब तक कौन कर रहा था? हर्षवर्धन कर रहा था। हर्षवर्धन इस पर राज कर रहा था। लेकिन हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है? कन्नौज पर कब्जा करना चाहता है। और इसी कब्जे को लेकर के, यानी हर कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के चक्कर में एक युद्ध हुआ जिसको हम जानते हैं त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से। किसके नाम से? त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से। ठीक है, त्रिकोणीय संघर्ष की बात करें तो इसमें 3 लोगों ने भाग लिया, इसी कारण से हमने इसको क्या नाम दिया? त्रिकोणीय संघर्ष का नाम दिया है। ठीक है, कौन कौन शामिल रहे? तो इसमें 3 लोग शामिल रहे। नंबर 1 पर बंगाल का पाल वंश, बंगाल का पाल वंश। ठीक है, दूसरे की बात करें तो दूसरे नंबर पर जो रहा वह रहे गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। और तीसरे नंबर की बात करी जाए तो तीसरे नंबर पर जो प्रमुख रहे वह रहे राष्ट्रकूट। कौन रहे? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूटों की बात करी जाए, ये ऐतिहासिक काल में उत्तर भारत पर, किस पर? उत्तर भारत पर दक्षिण भारत से आक्रमण करने वाले प्रथम वंशज थे, प्रथम वंशज थे। ठीक है, यानी प्राचीन भारत में बात करें, ऐतिहासिक काल में बात करें तो राष्ट्रकूट वंश जो था वो उत्तर भारत में छेड़छाड़ करने वाला है, कह सकते हैं हमला करने वाला या अधिकार करने वाला क्या बना? दक्षिण भारत का पहला राजवंश बना था। तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो हमारा सही आंसर होगा, कौन कौन शामिल थे? तो पाल वंश शामिल था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार भी शामिल थे, चंदेल शामिल नहीं थे। तो हमारा सही आंसर होगा चंदेल। ये क्या थे? ये शामिल नहीं थे। क्या नहीं थे? शामिल नहीं थे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? प्रश्न दोबारा सुनो, महमूद गजनबी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? ठीक है, प्रश्न दोबारा सुन लिया। ठीक है, महमूद गजनबी की अगर हम बात करें तो महमूद गजनबी जो है 1920 में आया था। कब आया था? 1920 में क्या किया था? कन्नौज पर आक्रमण किया था। और यहां पर इसका एक सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, महमूद गजनबी कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए जो है एक व्यक्ति हुआ करता था, कन्नौज में शासन हुआ करता था, वह हुआ करता था गहड़वाल वंश का। ठीक है, कौन से वंश का बेटा? गहड़वाल। गहड़वाल, गहड़वाल वंश का। और इस वंश का जो शासक शासन करता था वह था जयचंद। और जयचंद ही वे व्यक्ति था जिसने गजनबी को किस पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था? ठीक है, कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए प्रसारित किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1920 में क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था।
और इसी के समय में जो गढ़वाल वंश था, इसी के समय में जयचंद ने क्या करवाया था, पृथ्वीराज पर आक्रमण कराने के लिए बुलवाया था। ठीक है, चलो उसके बाद जो कन्नौज का क्या हो गया, समाप्ति हो गई है, खत्म हो गया था, जयचंद खत्म हो गया था। उसके बाद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ध्यान रखेंगे गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था, जयचंद हुआ करता था। कौन हुआ करता था, जयचंद हुआ करता था। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चंदावर फिरोजाबाद के युद्ध में गढ़वाल वंश के किस शासक को पराजित किया। अभी बात करी हमने कि अंतिम शासक कौन था, जयचंद था, और जयचंद का एक सेनापति था जिसका नाम था क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और ये उसका सेनापति था। तो मोहम्मद गौरी जो था उसने किसको हराया था, उसने जयचंद के लिए हराया था। कुतुबुद्दीन से 7 युद्ध हुआ था और गौरी के निर्देशन में हुआ था, तो इसको मान सकते हैं हम लोग कौन था अंतिम शासक, जयचंद। और इसके बाद ही कन्नौज का शासन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न दोबारा देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। बिल्कुल था, बिल्कुल ठीक है, कह सकते हैं ये क्या है, बिल्कुल बात सही है ये वाली कि उत्तर प्रदेश का शासन था, उत्तर प्रदेश क्या था, क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था। दूसरा, कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था। ये भी बात सही है। अगला है, राज्य में मथुरा की खुदाई से कुषाणकालीन साक्ष्य मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। सारनाथ के धर्मराज के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया। नहीं, गलत बात है बेटा। ठीक है, ये क्या है, बात गलत है, लेकिन प्रश्न का पूछ रहा है सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। धर्मनाथ के धर्मराज, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, पुरापाषाण काल के अधिकांश उपकरण कार्डजाइट पत्थरों से निर्मित हैं। ठीक है। सराय नाहर राय से 15 समाधान प्राप्त हुए हैं। अच्छा। तीसरी बात कह रहा है, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य राज्य के सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बातें तीनों ही सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन यानी ये बात भी सही है कि भैया अधिकांश उपकरण किसके बने होते थे, क्वार्टजाइट के होते थे। सराय नाहर राय से 15 समाधान मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साथ सहारनपुर से मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन 1 2 2 3 2 और 1 2 3, ठीक है, ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित कीजिए, यानी सूची एक को दूसरी सूची से क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ महाजनपद दिया है और दूसरी तरफ क्या दिया है, राजधानियां दी हुई हैं। चलो सुमेलित करते हैं। देखो, चेंदी, बस, मल्ल और सूरसेन। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करी जाए कि कौन सा किससे जुड़ता है, तो इसमें सबसे पहले बात करी जाए चेंदी की राजधानी क्या होती थी। चेंदी की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी होती थी सुक्तिमती। कौन सी होती थी, सुक्तिमती। तो एक का दो में दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पूछ रहा है कि जो अगला प्रश्न कह रहा है कि बस की राजधानी क्या हुआ करती थी। ठीक है, तो दूसरा और देखते हैं, सूरसेन राजधानी किसकी थी, मथुरा की थी। दूसरा और पहला मिला लेंगे, यानी कि हमारा इसकी बात करी जाए तो कहाँ हो गया। ठीक है, चलो बात करते हैं दूसरे का चौथा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी का क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा सी का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सही। ये दो हो गए, तीसरे सी का हो गया 3 वाला, और ये हो गया ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा, सही हो गया। तो आंसर सी हमारा क्या है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, शक मूल रूप से पश्चिमी एशियाई की एक बर्बर जाति तथा खानाबदोश जनजाति थी। ठीक है, कनिष्क ने 78 ईस्वी से शक संवत प्रारंभ किया था। ठीक है, प्रश्न अगर दोनों की बात करी जाए तो हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, केवल यही सही है, यानी कि जो कनिष्क था उसने कब शक संवत प्रारंभ किया था, ध्यान रखेंगे 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या होगा, सही होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, उत्तर प्रदेश जीएस को लेकर के। तब तक आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन हमारा आता है उस पर एक बार आंसर रिप्लाई कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।